सर स्टूडेंट, अभी हमने 69 से लेके 52nd BPSC तक का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अब जो है वन लाइनर से वन लिनियर क्वेश्चन से सब्जेक्टिव की ओर हम चल पड़े हैं। पैटर्न में बदलाव आया है, उसके बारे में आपको कौन कौन सी बुक्स देखनी पड़ेगी, किस किस तरह के टॉपिक को आपको जो है टैकल करना पड़ेगा, किस तरह की चैलेंजेज आएगी, साथ ही साथ हमें कितना क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है और किस तरह की चीज़ों को पढ़ना है और कितना स्मार्टली पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एनालिसिस पार्ट में। हालांकि जब एनालिसिस कर रहा था, मैंने पहले भी करके आपको दिखाया था कि सब्जेक्टिव जो फॉर्मेट है पैटर्न में वो बदलाव है। तो जब 69, 68 इस तरह के क्वेश्चंस में हम करेंगे तो देखेंगे किस तरह से बदलाव था, और जब हम उसके बाद के सालों के क्वेश्चंस को जब हम फेस करेंगे तो देखेंगे किस तरह से जो है पैटर्न में बदलाव आया था सब्जेक्ट को लेके। तो चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को एक ओवरव्यू के तौर पे PYQ को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम PYQ एनालिसिस करते हैं 69 के बाद से, और कोशिश करूंगा कि आपको सारा कुछ इसमें कवर करवाऊं। हालांकि मैंने टॉपिक सेलेक्ट करके पहले ही बता दिया आपको, तो उस टॉपिक में हम ब्रीफली डिस्कस जो है करेंगे चैप्टर वाइज। अभी हम एनालिसिस वाले पार्ट में आते हैं। देखिए, तो जो हमारा 69th BPSC का जो पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हम देखते हैं वुड डिस्पैच के बारे में बात किया गया था कि जो वुड डिस्पैच था 8054 का, ठीक है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखना है हमें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चों पैटर्न में शिफ्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब आपको UPSC लेवल पे जाके गेम करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा और स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। और एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिहार के जो बच्चे हैं जो BPSC को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो रटने वाला चीज़ें खत्म, अब वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अब आपको एनालिटिकल आना पड़ेगा, सोचना और समझदारी से काम करना पड़ेगा UPSC वाले बच्चों की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो हम देखते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। 8054 में 3 स्टेटमेंट दिया है कि क्या वुड डिस्पैच ने हायर स्टडीज़ को, यानी कि जो प्राइमरी हमारी ये लेवल एजुकेशन होती है उससे जब ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो क्या उस इंग्लिश को एज ए मीडियम उसने इम्प्लीमेंट किया था। साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग को क्या बढ़ावा दिया था वो डिस्पैच ने, और फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। तो देखिए बच्चों, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और आपसे आंसर पूछ रहा है कि विच वन इज द करेक्ट, तो बोथ A एंड B, आंसर C इज करेक्ट है आपका। वुड डिस्पैच के बारे में बात करते हैं तो इनका पूरा नाम जो था वो चार्ल्स वुड था, ठीक है, और हर डिस्क्रिप्शंस के साथ मैंने आपको आंसर्स भी दे दिया है, और ये PDF भी आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आपको जब वीडियो देखने के बाद आपको खुद से आंसर्स पढ़ने की या एनालिसिस करने की जरूरत होगी, तो आप जो है PDF डाउनलोड करके साथ ही साथ इसके आंसर्स को आप देख सकते हैं। देखिए, जो वुड डिस्पैच था ना, ठीक है, चार्ल्स वुड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ ये जो वुड जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, 8054 वुड डिस्पैच ने जब 8054 में जब ये इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स वुड ने, उस समय तो एक बदलाव के तौर पे इसको देखा जाता था, ठीक है। क्या बदलाव था, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, यानी इंडिया में अब तक जो वर्नाकुलर जो एक सिस्टम पढ़ाई की चलती आ रही थी, परंपरागत पढ़ाई थी हमारे यहाँ, उसको थोड़ा सा उसने स्टैंडर्डाइज किया। हालांकि देखिए, अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, देखा जाए तो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपलिफ्ट हुई है इंग्लिशमैन्स के टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में, और वो कहीं ना कहीं ठीक था, जो मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है। तो चार्ल्स वुड ने ये इंट्रोड्यूस किया था, और ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स का एक फाउंडेशन था, है ना, एक फाउंडेशन का इन्होंने शुरुआत किया था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, और इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। जिस तरह से आपसे मैं क्वेश्चंस करता हूं कि बताइए पॉलिटी में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ठीक है, आप ये जो है मैं नेक्स्ट, चलिए अभी डिस्कस कर देता हूं मैं, वैसे आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। ठीक, तो चार्ल्स वुड, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, और हम जानते हैं कि जो भी PYQ अगर आपने अच्छे से किया हो, आपका अगला क्वेश्चन
अगला एग्जाम्स उसी के विदिन से आता है, उसी के अंदर से हम नया क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो हो सके इस बार चार्ल्स वुड रिजोल्यूशन ऑफ 1854 था, उस पर नया क्वेश्चंस उसी से लिंक कर दे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ऐड कर दिया है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, है ना। अब देखते हैं इसके क्या क्या फैक्ट, जो हमने आंसर्स देखे थे कि क्या इसमें जो है हायर स्टडीज में जो मीडियम रखना था, इंग्लिश रखना था तो करेक्ट था, और प्राइमरी लेवल पे हमें क्या रखना था, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए जब भारत में प्राइमरी एजुकेशन की जो पढ़ाई होती थी उसमें उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी कि नहीं, इसको है आप अपने जो वर्नाकुलर आपका जो पारंपरिक लैंग्वेज है उसी में बच्चों को पढ़ाइए। जब बच्चे ऊपर जाते हैं तो एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम यानी कि अंग्रेजी, है ना, इसको रिकमेंड किया। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में अगर आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मीडियम ऑफ एजुकेशन ऑफ द कॉलेज लेवल। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी का जो है इंडिया में स्थापना हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत में पढ़ाई की चीज़ें बहुत कम था, तो खास करके बहुत ही कम केंद्र जो बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे, जैसे बंगाल हो गया, ठीक है, अपना मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, और महाराष्ट्र की तरफ जो मुंबई हो गया, वहाँ पे ही बड़े बड़े कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो वहाँ पे पढ़ाई का अच्छा केंद्र था। तो उन्होंने, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इस जगह पे यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की। तो क्या हुआ, इंडिया में जो है एक ट्रेंड चल पड़ा, किस चीज़ों की पढ़ाई की एक अच्छी ट्रेंड आ गई, तो ये अच्छी बात है। और वुमेन्स एजुकेशन पे जोर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो दो चीज़ था वो करेक्ट था कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम था और वोकेशनल ट्रेनिंग और फीमेल्स एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, ठीक है। अब इसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई कि टीचर्स को भी ट्रेन करना है, और बहुत सारे पढ़ाई की संस्थाओं को, जहाँ पे पढ़ाई का जो भी संस्था था, यूनिवर्सिटीज़ थे, स्कूल्स थे, कॉलेज थे, उसको ग्रांट दिया, ठीक है। तो ग्रांट भी प्रोवाइड किया गया, है ना, इनको रेवेन्यू दिया गया ताकि आप उस प्राइवेट एजुकेशन को, इंस्टीट्यूशंस को आप सेटअप कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए बहुत सारे, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो चार्ल्स वुड ने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खुलने लगे, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा मिला भारत में, साथ ही साथ वीमेंस और लोअर क्लास। अब देखिए अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से, हम भारत की थोड़ी सी क्या कहते हैं पारंपरिक चीज़ों की तरफ जब चलेंगे, पौराणिक चीज़ों की तरफ चलेंगे, तो हम देखेंगे कि वीमेंस हमेशा से, देखिए बच्चों, सफरेज मूवमेंट का शिकार रही है ना, हमेशा से दबी कुचले हम किसको, औरतों को, लोअर कास्ट को हम ट्रीट करते थे। ब्राह्मणिज्म और जो बड़े कास्ट के जो लोग थे उनको पढ़ने का बहुत ही बेटर राइट था, बट इनको बहुत कम था। ब्रिटिशर्स की कहीं ना कहीं ये अच्छी बात थी कि इन्होंने लोअर कास्ट को, साथ ही साथ वीमेन को एजुकेट करने के लिए कुछ पहल की, वो भी 19th सेंचुरीज के टाइम में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। बहुत ही क्रूर तरीके का एक्ट था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऐसा सोचिए कि आज के टाइम में हम जितने फ्रीडम से रह रहे हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक राज्य है, दुनिया के बाकी देशों भी डेमोक्रेटिक है, अगर आप सोचो कि वहाँ पे आपको बोलने और लिखने की आज़ादी ना दी जाए, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। वही उसी तरह का कुछ हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाके। इसके तहत क्या हुआ था भारत में कि जो पारंपरिक पत्रिकाएं छपा करती थी, ठीक है, क्योंकि देखो 1857 से तो रिवॉल्ट बहुत पीक पे था इंडिया में, है ना, यहाँ पे, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है इंडिया में। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछता है, यूपीएससी ने भी पूछा है और बीपीएससी भी पूछ देगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने नाम दिया था, ठीक है, 1857 की क्रांति को। तो वीडी सावरकर, है ना, सावरकर जी ने इनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा खास करके। बस मैं आपको ये बता रहा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ था कि इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे पत्रिकाएं छपा करती थी, पत्रिका, है ना, और न्यूज़पेपर, बिहार केसरी, बंगाल की तरफ चले जाइए तो बहुत सारे पतंग और इस तरह के बहुत सारे न्यूज़पेपर छपा करते थे अपने अपने लैंग्वेज में। तो देखो क्या होता था, अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सोचो कि मैं कहीं जाता हूँ, मैक्सिको में चला जाता हूँ, ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री में जाता हूँ और वहाँ पे जाता हूँ तो उनकी स्पेनिश मुझे समझ में नहीं आती है, और कोई हमें स्पेनिश में कुछ बोल देता है, हम भी करते हैं। कोई फॉरनर आता है, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा होगा, हालांकि ये करना नहीं चाहिए, समाज के लिए गलत है, इससे गलत मैसेज जाती है हमारा वर्ल्ड लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कि हम अंग्रेजों को ज़्यादा पैसे चार्ज कर देते हैं, हिंदी बोल के उनको हम कुछ और बोल देते हैं। वो भी हमारे साथ करते थे ऐसा, या करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी हमारी छवि खराब होती है। तो अंग्रेजों को डर था कि 1857 की क्रांति हो गई, इंडिया में एक मास मूवमेंट फैल गया है, अब लोग जो है थोड़ी सी
इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो पत्रिकाएं छपा करती थी, न्यूज़पेपर छपा करती थी इंडिया में वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। तो उनको लगा क्या कि क्या पता वो हमारे बारे में चीज़ें छापते होंगे। अब वाकई ऐसा होता था। एजिटेशंस यानी कि एक लंबा मूवमेंट का शुरुआत हो गया, जिसके तहत क्या हुआ था, जब पत्रिका और न्यूज़पेपर हम इस तरह की चीज़ें छापते थे, ठीक है, तो हमारी ओन लैंग्वेज में होती थी, अंग्रेजों को समझ में नहीं आता था, और इससे इंसाइटमेंट बढ़ता जा रहा था। इंसाइटमेंट कहने का मतलब है कि एक नेशनलिज्म का अंदर ही अंदर शुरुआत हो रहा था, है ना, नेशनलिज्म का शुरुआत हो रहा था। तो जब नेशनलिज्म की सेंटीमेंट लोगों के अंदर जगानी थी, तो अब सोचो कि बंगाल के लोग, बंगाली जानते हैं अपने यहाँ के लोगों को, उनको कम्युनिकेट करना है, अपनी बातें पहुँचानी है, अंग्रेजी में पहुँचाएंगे, अंग्रेज समझ जाएंगे कि हमारे बारे में लोगों को भड़का रहे हैं, तो अपने लोकल लैंग्वेज में भड़काओ, पत्रिका में छाप दो, न्यूज़पेपर में छाप दो, मास लेवल पर पहुँचेगा। हिंदी सब जानते थे, हिंदी में चीज़ें करो। अंग्रेजों को ये चीज़ों की भनक लगी, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गया, ठीक है। उसने कहा कि किसने इंप्लीमेंट किया था, तो क्या ये लॉर्ड, यहाँ देखिए, इनेक्टेड बाय लॉर्ड ल्यूटन, है ना। तो ल्यूटन के टाइम में ये आया था, इंडिया में उस समय वाइसरॉय थे, याद रखिएगा। और एक लेजिस्लेटिव मेजर था। लेजिस्लेटिव मेजर कहने का मतलब है, भारत में कोई कानून बन रहा है, हमारे जो लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड एमपीज है, वो जाते हैं हमारे लिए कोई लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू लॉज बनता है, वो लीगल हो गया। अब हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमें सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, है ना, केस मुकदमा। तो वही चीज़ हो गया कि लॉर्ड ल्यूटन ने इसको लेजिस्लेटिव मेजर से लेके आया था, है ना, लेजिस्लेटिव मेजर कि लीगल था ये, यानी कि आप इसमें जो भी प्रोविजंस थे वो लीगल इंप्लीमेंट होंगे। तो अब ये क्यों हुआ था, तो देखो, फ्रीडम को हटाने के लिए, किसके फ्रीडम्स, हमारे आपके, कि भैया अपने लैंग्वेज में, ठीक है, जो आपका इंडियन लैंग्वेज है उसमें अब जो आपका जो प्रेस है, ठीक है, जो आप कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें छापते हो, अब ये पार्ट हो जाएगा जांच का, यानी कि अब आप जो भी छापोगे पहले हम उसका जांच करेंगे, हम आपको पहले हाँ या ना बोलेंगे, फिर जाके वो पत्रिका या वो मैगजीन्स बाहर मार्केट में लॉन्च होएगी, है ना। इसके लिए जो हेड बनाया गया वो बनाया गया उस समय के कलेक्टरेट को, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय हेड होता था, जो हम सब बनने के चक्कर में है आईएएस, है ना। तो लाइसेंसिंग सिस्टम लाया गया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर पत्रिका चलाना है, न्यूज़पेपर चलाना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा सेंसरशिप भी लगेगा, जो आज के तरह मूवी में लग जाते हैं कि मूवी में कुछ भी ऐसे किसी कोई रिलीजियस मुद्दों पे मूवी बना, किसी एक पार्टिकुलर धर्म को हमने टारगेट कर लिया, तो सेंसरशिप में जाके लटक जाता है वो, गवर्नमेंट उसको पास ही नहीं करता कि भाई पहले आप ये चीज़ हटाओ, वो चीज़ काटो, हमारे संप्रदाय के लिए, हमारे समुदाय के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है, फिर हम आगे पास करेंगे। तो ये काम इन्होंने भी किया था। और कौन हेड था इसका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा। बॉन्ड साइन सिस्टम भी लेके आए थे ये, बॉन्ड्स, आपको बॉन्ड भरना पड़ता अगर आप पत्रिका लॉन्च करते, या मतलब अगर आपने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, आप सरकार के साथ बॉन्ड भरो, ठीक है, बॉन्ड बनाओ, और वो अगर आप हमारे नियम कानून से चलोगे तो आपको ये वापस हो जाएगा, नहीं तो फिर हम इसको जमा कर लेंगे अपने पास, है ना। और प्रेस, बहुत सारे प्रेस को सीज भी कर लिया गया था, ठीक है, जो इस तरह की इंसाइटमेंट न्यूज़ फैलाते थे, पत्रिकाओं में उकसाने वाली चीज़ें लिखते थे, तो उनको इन्होंने बैन कर दिया। तो लॉर्ड ल्यूटन लेके आए थे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी, लाइसेंसिंग सिस्टम वगैरह इसमें। फिर इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए थे ब्रिटिश के इस रूल्स के अगेंस्ट कि आपको इस तरह से रूल लेके नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ये नेशनलिस्ट आइडिया के जो सेंटीमेंट है उसके फैलाव में कहीं ना कहीं बाधा बन रहा था। दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, है ना। और फाइनली इसको जाके रिपल ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन जो होते हैं वो इसको रिपील कर लेते हैं। रिपील करने का मतलब ख़त्म कर देते हैं। जैसे फार्मर बिल आया था इंडिया में, है ना, किसानों को लगा, किसानों के लोगों को लगा कि किसानों को लगा कि हमारे विरुद्ध है ये बिल, गवर्नमेंट को हाल मारनी पड़ी और उन्होंने बिल को वापस ले लिया कि नहीं, हमें लोगों से पंगा नहीं लेना। तो लॉर्ड रिपन ने फाइनली इसको रिपील कर लिया था 1882 में। तो याद रखिएगा। अब हम आते हैं आंसर पार्ट में। अब देखो, लॉर्ड रिपन ने किया था, जी हाँ, इसको गेजिंग एक्ट भी कहा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट है। और क्या लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील किया था, तो यस। तो आपका आंसर जो है आंसर डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मायो रिजोल्यूशंस के बारे में। लॉर्ड मायो ने अपने टाइम में जो रिजोल्यूशन पास की थी 1870s में, ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शंस कवर करेंगे तो हम उसमें कंप्लीट कवर करेंगे किस चीज़ों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। जब पढ़ेंगे अंग्रेजों के आने के बाद क्राउन प्रिंसेस, उससे पहले जब, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव
चेंजेस हुए हैं हमारे यहाँ, हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक बार फिर से, है ना। और अभी कर रहे हैं तो हमारा, अब देखो लॉर्ड मायो के टाइम में क्या फर्स्ट स्टेप, देखो क्या पूछ रहा है कि क्या ये फर्स्ट स्टेप था किस चीज़ों को लेके, बाइफरकेट तोड़ा था हमने किस चीज़ों में, सेंट्रल और प्रोविंस फाइनेंस में, ठीक है। अब चलो हम इसको इजी समझते हैं। जीएसटी है आपका, है ना। तो ये इसकी जो शेयर है वो आपने कभी देखा, आप कभी होटल में खाने जाओगे या कभी आप जाओगे किसी मॉल में कुछ खरीदोगे तो देखना वहाँ पे दो तरह के आपको जीएसटी दिखेंगे, रहेगा जीएसटी, एक के आगे सी लगा होगा, एक के आगे एस लगा होगा। एक जीएसटी जाता है सेंट्रल को, उसी जीएसटी में से कुछ पार्ट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा अपना टेरिटरी, ठीक है, हमने एक सेंट्रलाइज रखा है गवर्नमेंट को, और दूसरी बात बाकी जो है पावर नीचे के गवर्नमेंट को दिया है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, है ना। तो हमने बाइफरकेट कर दिया है चीज़ों को। तो इनके टाइम में भी क्या, प्रोविंस और सेंट्रल, सेंट्रल मतलब समझो आज का इंडिया, और प्रोविंस का मतलब आज का राज्य बच्चे, ठीक है। ये समझ लो कि भारत है, ये समझ लो बिहार है। तो क्या भारत और बिहार के फाइनेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन होते थे उसको बाइफरकेट किया गया, उसके लिए पहला कदम था, पहला स्टेटमेंट आपका। दूसरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य सरकार था उस समय के हिसाब से प्रोविंस कहते थे, ठीक है, उसको एम्पावर किया गया कि उनकी खुद अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन करे अपनी सर्विसेज पे। यानी समझिए कि आज के टाइम में अगर बीपीएससी है, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति, इसकी बहाली वगैरह कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से होता है ना, जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें सेंट्रल का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए सेंट्रल हमारा यूनिटरी हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे जब पॉलिटी डिस्कस करेंगे। तो उसी तरह का क्वेश्चन था कि क्या प्रोविंस का जो, यानी कि समझो कोई एसडीएम या डीएसपी बन रहा है, तो क्या उसको प्रोविंस की गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, आंसर था हमारा कि अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टेंस इम्पार्शियलिटी, है ना। जो इम्पार्शियलिटी थी, इम्पैरिटी थी दोनों के बीच में, क्या उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई। फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस, है ना। क्या उन्होंने प्रोविंस के एक्चुअल नीड को फोकस किया, दूसरा, है ना। अब आंसर देखते हैं, ओनली 1 and 2, ओनली 1 2 3, 2 3 and 4, 1 2 3 4। तो देखो पहला बात स्टूडेंट कि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ आपके लिए ताकि क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। तो लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन जो था ये किस चीज़ों पे डिपेंड था, करेक्शंस है कि ये बाइफरकेट किया था, है ना, बाइफरकेशंस, यानी कि स्टेट यानी कि प्रोविंस और सेंट्रल, है ना, दोनों के बीच में बाइफरकेट हो गया था किस चीज़ों को लेके, फाइनेंस को लेके, है ना। एक दोनों का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, स्टेट कुछ सर्विसेज का जो पावर है, राइट्स है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया, बहुत सारी इम्पैरिटी जो थी उसको करेक्ट किया गया। अब देखो ये जो स्टेटमेंट उठाया है बीपीएससी ने, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, यानी कुछ इसका जो है सेंस ही नहीं है, सेंसलेस स्टेटमेंट है ये, सेंसलेस स्टेटमेंट इसको मैं बोलूँगा कि इट अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी। किस एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी की बात कर रहे हो आप, है ना। जैसे फाइनेंशियल था तो आपने फाइनेंस लिख दिया तो समझ में आ रहा है कि हाँ आपने फाइनेंस को बाइफरकेट कर दिया, सिविल सर्विसेज को लेके, यानी जो सर्विसेज थे गवर्नमेंट के अंदर में उसको लेकर आपने, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दे दिया। ये इम्पैरिटी मतलब समझ ही नहीं किस बात के लिए आप पूछ रहे हो। या फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस, क्या प्रोविंस के एक्चुअल नीड पे इसने फोकस किया, ये एक पल के लिए समझ में आ रहा है कि आपने बाइफरकेशंस की बात करो तो प्रोविंस एक पार्ट है, तो ये आंसर समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया यानी कि तोड़ा गया, सही है, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दिया गया, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, और लोकल गवर्नेंस उसको भी। अब देखो कहीं ना कहीं बच्चे एक लोकल गवर्नमेंट, जैसे मैं एक बात करता हूँ, अगर हम फिर से भारत को डिस्क्राइब करें कुछ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे केंद्र में दिल्ली बैठा हुआ है ना, और इसी में बिहार है, ठीक है। तो यहाँ से चलती है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पूरे भारत की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से होती है। हम पूरे भारत से एमपीज को इलेक्ट करके भेजते हैं कि भाई जाओ और हमारे देश पे रूल करो, हमारे थ्रू रूल करो, अपने मन से नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। और एक बिहार जो कि अब उस समय के हिसाब से प्रोविंस था और आज के समय से हमारा स्टेट है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर हम स्टेट को यहाँ पे ले आए, अगर आप बिहार को कुछ बना दो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप बिहार बना दो तो बिहार में भी आपको 38 जिला है, 38 जिला यानी 38 डिस्ट्रिक्ट है ना। तो हर डिस्ट्रिक्ट का भी अपना एक
भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट का भी अपना एक गवर्नेंस है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना, लोकल गवर्नमेंट। पॉलिटी याद करो, पॉलिटी में 73rd और 74th अमेंडमेंट, है ना। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, इस दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि देखो इतना बड़ा हमारा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ये कंट्रोल करना सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं। तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो अब बिहार सरकार भी अपने से नीचे एक लोअर लेवल पे गवर्नमेंट रखती है, जिसमें हम पंचायत का चुनाव करते हैं, और जहाँ पे म्यूनिसिपालिटी है वहाँ पे मेयर का चुनाव होता है ना। तो पंचायत चुनाव में हम देखते हैं ना, गांव में मुखिया, सरपंच, इन सबको इलेक्ट करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट की भी शुरुआत हुई थी। यानी कि देखो कहने का मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, कॉम्प्लिकेशंस जो है, जो मुसीबतें हैं, एक सरकार को केंद्र में रह के इतनी बड़ी चीज़ों को संभालना, डिवाइड कर दो नीचे नीचे लेयर पे, है ना। तो वही चीज़ के टाइम में हुई थी। लोकल गवर्नमेंट भी आ गया, क्या था, प्रोविंस गवर्नमेंट भी। यानी देखो ये हो गया भारत, आज का भारत हमारा, दैट इज इंडिया, ठीक है। दूसरा प्रोविंस, दैट इज स्टेट, और तीसरा हमारे यहाँ का जिला, जिला का जो है शासन, है ना, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फाउंडेशंस भी था। देखो फ्यूचर रिफॉर्म, फ्यूचर रिफॉर्म किस चीज़ को लेकर, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरीके से जो आपका आंसर्स है वो ऑल आर करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ देखते हैं 1857 की क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुल डिस्कस करेंगे हम इसको, इंडिविजुअल इसका एक क्लासेस होगा हमारा, ठीक है। 1857 की क्रांति, क्या ये मिलिट्री सुपीरियरिटी थी ब्रिटिशर्स का, द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स। दूसरा, रिवोल्ट डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, क्या जो ये रिवॉल्ट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या उसका एक यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, और आइडियोलॉजिकली हम बटे हुए थे। कहीं ना कहीं किसी हद तक ये बात भी सही है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी बात सही है ना। हालांकि हिंदू मुस्लिम संगठित थे, याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम संगठित थे इस समय की लड़ाई में, है ना। अब हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, किस तरह से ये बैरकपुर से, ठीक है ना, सबसे पहले मंगल पांडे जी इनका शुरुआत करते हैं बैरकपुर में, वहाँ पे वो, ठीक है, इस मूवमेंट अपराइज करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद से ये मास लेवल पे फैलता है, और सेकेंड जो है मेरठ से इसका जो है शुरुआत होता है। तो याद रखिएगा इसके दो आउटकम है, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी रह जाता है। पहला मतलब जो शुरुआत हुआ था, इसकी जो नींव रखी थी ना, वो मंगल पांडे ने रखी थी, ये याद रखिएगा। देखो नींव रखना और एक कंटिन्यूटी रखना, दोनों में फ़र्क होता है। हम घर बनाते हैं ना, तो पहले हम नीचे पिलर डालते हैं, है ना बच्चे, नीचे मिट्टी की खुदाई करते हैं ज़मीन के नीचे। ये समझो ये ज़मीन है हमारा, इसके नीचे हमने खुदाई करके पिलर डाल दिया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, आपने गाँव में, शहरों में देखा होगा, पिलर डाल के छोड़ दिया कुछ दिनों तक, या तो पैसे नहीं है, मौसम उस तरह का नहीं है, तो हम अभी घर नहीं बना रहे, कुछ दिन बाद बनाएंगे। और जब घर बनना शुरू होता है, ठीक है, तो कंटिन्यू बनता चला जाता है। तो ये पिलर की शुरुआत किसने की थी, बैरकपुर से शुरू हो चुका था, मंगल पांडे ने किया था। जब इनको फांसी सजा दी गई, उसके बाद से एजिटेशन कंटिन्यूटी होता है, और 10 मई 1857 को मेरठ से ये चीज़ शुरू हो जाता है, म्यूटिनिटी ऑफ सिपोई, है ना। तो इसमें से आपका आंसर्स सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइम, है ना, मतलब ये डायरेक्टली याद कर लेना, बटक मियाँ, खत्म, कुछ और याद ही नहीं करना। कि बिहार में देखो, जब चंपारण में महात्मा गांधी गए थे ना, उन्होंने, और देखो ये भी क्वेश्चंस आपको, कि हु इनवाइटेड गांधी, हु इनवाइटेड गांधी जी, हु इनवाइटेड गांधी जी इन चंपारण, किस लिए चंपारण में इनवाइट किया गया था, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशंस, है ना, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशंस। नील की खेती शुरू हुई, उसके बाद गांधी जी को इंट्रोड्यूस, नील की खेती के अगेंस्ट, बहुत ही टायरेनिक क्रूर तरह का था, जिस जगहों पे खेती की जाती थी, फसल बर्बाद, ज़मीन खत्म हो जाती थी। दूसरी बात कि जो लोग खेती करते थे, प्लांट जो करवाते थे, उनको कहते थे प्लांटर, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड सब है इसमें। प्लांटर्स थे जो ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, किससे, पीजेंट से। तो ये पीजेंट मूवमेंट शुरू होता है कहाँ, चंपारण में, और महात्मा गांधी जी को इनवाइट करता है। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि हु इनवाइटेड महात्मा गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ला, है ना, राजकुमार शुक्ला जी, ये महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी जाते हैं, तो उनको वो समय के जो प्लांटर्स थे, उन्होंने खाने में जहर दे के मारने की कोशिश करते हैं, और जो देने का काम करने वाला तो वो भी यही होता है, यही काम करता है उनके लिए, प्लांटर के लिए, लेकिन फाइनली जाके महात्मा गांधी जी की जान बचाता है। तो बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि हु
सेव महात्मा जी गांधी लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्टेड बाई फूड पॉइजनिंग इन 1917? मल्टीपल टाइम, और हर साल मुझे लगता है क्वेश्चन होता ही है ये, और नहीं तो राजकुमार शुक्ला, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन बन गया बीपीएससी का, पूछेगा ही पूछेगा। बकस्त मूवमेंट बिहार में हुआ था, ठीक है, कब? 1937 से 1938 में, और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती जी, सॉरी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसका आंसर है। बिहार में एक तरह का ये पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है ना, कल्टीवेशन के अगेंस्ट। बक्स, बक्स का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, सेल्फ कल्टीवेटेड, यानी कि देखो जो पीजेंट थे उससे जबरदस्ती, देखो पीजेंट जब भी बोले ना हिस्ट्री में तो समझ जाना छोटे किसान, पीजेंट मूवमेंट की बात चले तो छोटे किसान, तो छोटे किसानों से ज़बरदस्ती खेती करवाना और उनको खेती करने के बाद टैक्स नहीं होना, उनकी खेतों को जमींदार के द्वारा हथिया लेना, खेतों से बेदखल कर देना, ये सारी चीज़ें जब हुई थी तो बक्स मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने कर दी थी, है ना, ताकि किसानों को अपने ही खेतों से न निकाला जाए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्रोटेक्ट द टेनेंसी राइट ऑफ पीजेंट, पीजेंट की टेनेंसी राइट को प्रोटेक्ट करना, कि आपको खेती करने का हक है, आपको आपके खेतों पे काम करने का हक है, आपको वहाँ से इविक्ट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता आपके बिना परमिशंस का, और पेमेंट के ड्यूज नहीं होने पर उनको इविक्ट कर दिया जाता था। तो इस चीज़ों से, ठीक है, बचाने के लिए मूवमेंट हुआ था। एक तरह का ये किसान मूवमेंट है, याद रखिएगा, बिहार में, ठीक है। और इसी मूवमेंट के दौरान, ठीक है, दो लॉज पास होते हैं, एक तो बिहार टेनेंसी एक्ट और दूसरा वक्फ लैंड टैक्स। इस तरह के दो टैक्स पास होते हैं और टेनेंट की राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि नहीं, आपको, है ना, अभी इस तरह से अगर आपके पास पेमेंट ना हो या आप खेती अच्छी ना हो तो आपको जबरदस्ती इविक्ट नहीं करवाया जाएगा, है ना, बड़े जमींदार को रिस्ट्रिक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल्स, है ना, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल्स के कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल्स। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। होम रूल मूवमेंट, एक एक करके मैं बताऊंगा। सूरत स्प्लिट, खेदा सत्याग्रह, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ठीक है, कब कब हुआ था ये, तो डेट लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है, 1916 से 17। देखिए सेलेक्ट कर लीजिए अब आप इसमें, ठीक है, क्या होगा आंसर? 2413, है ना। सबसे पहले सूरत स्प्लिट हुआ था कब? 1909 में। उसके बाद मॉन्टी मिर्लो रिफॉर्म्स आया था 1909 में, 1909 बोलूँ या 1909 बोलूँ, खेदा। उसके बाद होम रूल मूवमेंट, ठीक है, 1617 में, और खेदा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है। अब एक एक करके इसको देखते हैं हम, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में बता देता हूँ आपको। होम रूल मूवमेंट जब शुरुआत हुई थी, किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट जी के द्वारा, ठीक है। ये मूवमेंट का शुरुआत किया गया था और इसका पर्पस क्या था? अचीविंग द सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, हमारे खुद का सरकार चाहिए, ब्रिटिश एम्पायर नहीं चाहिए हमें, है ना। और ये एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के लिए मूवमेंट था, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल मूवमेंट था। सूरत स्प्लिट किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपस में बट गई थी, दो गुटों में, दो फैक्शंस हो गए थे, है ना, सूरत स्प्लिट में। मॉडरेट और एक्सट्रीमिज्म, मॉडरेट नरम दल वाले लोग, एक्सट्रीमिज्म गरम दल वाले लोग, यानी जो मॉडरेट थे, देखो मॉडरेट कहने का मतलब आज के टाइम में एज ए जैसे मैं अगर बताऊँ आपको, तो अगर मुझे किसी से बात करना हो तो अग्रेसिवनेस दिखाऊंगा या उससे थप्पड़ मारूंगा या फिर शांति से बात करूंगा, दो तीन मसला हो सकता है। जब हमारे यहाँ नेशनल सेंटीमेंट चल रहा था, नेशनलिज्म की लड़ाई चल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में लोग थे जो चाह रहे थे कि पारंपरिक तरीके से उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन के उसी से उनकी सत्ता को खींच ली जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे नहीं, इतने इस तरीके से लंबा संघर्ष होगा, कुछ ऐसा करो कि बस मार पीट के भगाओ उनको, है ना। तो वही काम हुआ था। तो मॉडरेट जो थे, शांति प्रिय, कैलो, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, जो गरम दल के थे, गरम मिजाज के लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, तो ये सब इनके ही पार्ट थे। और नेहरू वगैरह की बात करें तो मॉडरेट थे। अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। देखो दोनों का जो पाथ था वो सिमिलर था, दोनों के रास्ते सिमिलर थे। चलना कहाँ था? नेशनलिज्म की ओर, कि हमारा खुद का स्वदेश होना चाहिए, हमारा खुद की नेशनलिज्म, है ना, खुद का नेशन होना चाहिए, खुद की सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट खुद की होनी चाहिए। तो दोनों का बस मार्ग अलग था। हम इसे जब पढ़ेंगे कंप्लीटली, है ना। खेदा सत्याग्रह आपको पता है कि चंपारण के बाद महात्मा गांधी आते हैं, दूसरा जो महात्मा गांधी का स्ट्राइक होता है वो खेदा सत्याग्रह में ही होता है, ठीक है। यानी महात्मा गांधी की मूवमेंट की शुरुआत होती है 1917, 18, 1919, 20, है ना, 21, चंपारण, खेदा, गुजरात मिल वर्कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लॉन्च, ठीक है। उसके बाद इसको 21 में क्लोज कर देना। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती है गांधी जी की। खेदा सत्याग्रह, ये इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट थे, अगेन प्रेजेंट वाली बात है इसमें भी, कि
उनकी जो पॉलिसीज थी, टैक्स थी, उनको बहुत हायर कर दिया गया था। तो जो छोटे किसान थे वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हुआ, उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आइए और हमें प्रोटेक्ट कीजिए, उनके टायरेनी टैक्स से हमें बचाइए, उनका जो इतना लंबा चौड़ा टैक्स है जिसे हम देने में समर्थ नहीं है। फिर मॉडरेमेंटो रिफॉर्म आता है, ठीक है, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहा जाता है, ये याद रखिएगा, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे ये, ठीक है। और इसका एम क्या था फाइनली, तो इंडियंस को देखो उस समय भी ब्रिटिशर्स जो थे वो सेंट्रलाइज्ड रूल तो कर रहे थे ना, यानी कि भारत तो था ही उस समय भी, है ना, तो भारत था तो सेंट्रलाइज्ड रूल तो ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे, है ना। ब्रिटिशर्स की भी अपनी गवर्नमेंट थी, वो वाइस रॉय इलेक्ट करते थे और बाकी प्रोविंस में गवर्नर इलेक्ट करते थे और उनके थ्रू वो रूल करते थे, है ना। तो इस गवर्नेंस वाले में पार्ट में और ये जो सेंट्रलाइज थी वाइस रॉय वाले पार्ट में, इनके जो मिनिस्टर्स होते थे जो रूल्स बना, देखो इंडियन लोगों को ही आपको रूल करना है और आप जो रूल कर रहे हो, जिस पे रूल कर रहे हो उसी के लोगों का आप समर्थन नहीं ले रहे हो, उसके लोगों की बातें नहीं सुन रहे हो। और एक बात बताओ, हमारे देश पे अगर कल हो के ट्रंप आके इंडिया में बैठ के इंडियन पर रूल करने लगेगा और या ट्रंप को हम बोल दें कि हमारे यहाँ रूल करो और ट्रंप अपनी पूरी की पूरी संस्था उठा के ले आएगा यूएसए से और उनके लोग हमारे यहाँ की पॉलिसी फॉर्म करेंगे, वो हमें बताएंगे कि हमें कौन सी भाषा बोलनी है, हमें किस तरह से चलना है, ये गलत है ना, क्योंकि हमें समझने के लिए हमारा होना जरूरी है। तो वही वाली बात थी कि यहाँ पे इंडियन काउंसिल्स में आपके जो काउंसिल है उसमें इंडियन को पार्टिसिपेशन दी जाए, उसी बात को लेकर मॉडरेमेंटो रिफॉर्म्स हुआ था, ठीक है। और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात की गई थी, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, सबसे पहली बार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बहुत क्वेश्चंस, यानी लॉर्ड ल्यूटन पे 5-6 क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी में, ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है। लॉर्ड ल्यूटन जो है नॉट एसोसिएटेड, किस चीज़ों से एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि स्ट्रेची कमीशन इसके टाइम में आया था, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और एल्बर्ट बिल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों लॉर्ड ल्यूटन के टाइम में इंप्लीमेंट हुआ था और जो एल्बर्ट बिल है ये लॉर्ड रिपन के टाइम में इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, वॉइस रॉय रिपन, जिसको लॉर्ड रिपन कहते हैं। एल्बर्ट बिल क्यों लाया गया था, याद रखिएगा, इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम थे ना, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ आपको, जो जुडिशियल सिस्टम थे उसमें जो जजेस थे, ठीक है, इस जजेस में, ठीक है ना, जो इंडियंस थे, इंडियन जजेस थे, उन तो वो जब ट्रायल लेते थे, जैसे आज के टाइम में समझो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं और कोई केस आया हमारे लैंड ऑफ लॉ पे, यानी कि हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस पे केसेस आया और उस केसेस को जैसे कोई विदेशी नागरिक हमारे यहाँ कुछ करता है, स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, सपोज उस पर केसेस चलाने हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो अमेरिका का है सपोज, एक फॉर ए मोमेंट अमेरिका का है, सुप्रीम कोर्ट हम कहेंगे, वो कहेगा कि नहीं, हमें आपके लॉ ऑफ लैंड से यानी आपके न्यायालय से हम कैसे, आपके जज हम पे कैसे वो कर सकते हैं, हमें हमारा जज चाहिए। कुछ इस तरह की बातें थी कि जो यूरोपियन थे उसको आप ट्रायल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक सेपरेटिज्म बना दिया गया था, तो उसी सेपरेटिज्म को हटाने के लिए एल्बर्ट बिल लाया गया था, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या था कि अलाउ इंडियंस जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स, यानी कि पहले यूरोपियन ऑफेंडर जो थे, जो यूरोपियन गलतियां करते थे, उनको इंडियन जजेस जो है ट्रायल नहीं करेंगे, लेकिन एल्बर्ट बिल लाके चीज़ों को खत्म किया गया। स्ट्रेचिंग कमीशन आई थी, याद रखिएगा, इंडिया में 78 और 79 के टाइम में, है ना, 78, ठीक है, और 79 के टाइम में एक बहुत बड़ा फेमनाइन आ गया था इंडिया में, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, खेत चौपट हो गए थे, अच्छी फसल नहीं हुई थी, तो एक फेमनाइन आ गया था, तो उसी फेमनाइन को लेके कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया स्ट्रेची कमीशन के अंडर में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर रिचर्ड स्ट्रेची, इसलिए इनका नाम दिया गया था स्ट्रेची कमीशन, है ना। उसी फेमनाइन को मैनेज करने के लिए और उसके रिलीफ मेजर्स करने के लिए ये कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला है हमारा आर्म एक्ट ऑफ 1878, ठीक है, इसको भी लॉर्ड ल्यूटन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और इसका मेन देखो, आर्म एक्ट का मेन मत, ठीक है बच्चे, आर्म एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, तो इंडियंस को प्रिवेंट करना था कि भाई साहब आप जो है जैसे तैसे कि इंडियंस के हाथ में आर्म ना लगे, असला बारूद बंदूक हाथ में ना पड़े, ताकि अब पता चले कि फिर से वो 1857 की क्रांति की तरह एक बार फिर से उन्होंने क्रांति ना कर दे हमारे यहाँ, है ना। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्स एक्ट लाया गया था। हालांकि अमेरिका में देखोगे तो गन आम बातें हैं, वहाँ के बच्चों से लेके बूढ़ों तक गन चलाते हैं और कई सारे केसेस तो पूरे साल में आपको देखने को मिलेंगे 1000 से ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ हमारी नेशनल फ्रीडम से प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने अपने कई तरह के चाल चल रखे थे, है ना। बैटल ऑफ बक्सर ये कहा जाता है ब्रिटिशर्स का गेटवे था, है ना, गेटवे मतलब एंट्री गेटवे, ब्रिटिशर्स की एंट्री यहीं से, मतलब समझो मेन, इसके बाद ही ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई थी। तो इस बैटल ऑफ बक्सर में कौन सा ट्रीटी किया गया था बच्चे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद,
ठीक है, साइन किया गया था 1765 में, जब रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ साइन किया था, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जो कि गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसके थ्रू। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रीटी होता है इलाहाबाद वाला बैटल ऑफ बक्सर्स के बाद, इसी में फाइनली जो है ब्रिटिशर्स को एक रास्ता मिलता है इंडिया में, है ना, कंसोलिडेट अपने आप को वो इस्टेब्लिश करता है, कंसोलिडेट, और साथ ही साथ उसको रेवेन्यू राइट मिल जाते हैं। किस 3 राज्यों के, सबसे बड़े प्रोविंस इंडिया का उस समय था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस प्रोविंस का उसको राइट मिल जाता है कि आप यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। इसी क्रम में सुगौली, बसाई और सालाबाई, हम तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुगौली जो था ये नेपाल के लिए, नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, और ये दोनों जो है मराठा किंगडम यानी कि और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, जो सुगौली का ट्रीटी था, ये पहला, देखो एक तो अंग्रेजों के साथ पहली एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, ठीक है ना, एंग्लो नेपालीज वॉर, यानी कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स और नेपाली के बीच में वॉर हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल, ठीक है। कब हुआ था, 4 मार्च 1816 को, याद रखिएगा। और इसी के थ्रू ट्रीटी साइन की जाती है, कौन सा, ट्रीटी ऑफ सुगौली। और उसके बाद बहुत सारे आज जो भारत में हम राज्य देखते हैं, ऊपर की तरफ अगर आप चले जाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो प्रोविंस है, कुमाऊं और इस तरह का जो रीजन है, वो कभी नेपाल का पार्ट हुआ करता था, अंग्रेजों के टाइम में वो भारत का पार्ट बना, ठीक है। और इसको उस समय जो वहाँ इंडिया के वाइसरॉय थे, कौन थे, सॉरी गवर्नर जनरल जो थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, है ना। और जो नेपाल के किंग थे उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह, ये ध्यान रखिएगा। और पहला एक ही वॉर हुआ था, फर्स्ट एंड ओनली ट्रीटी, एक ही ट्रीटी साइन हुआ था नेपाल के साथ, फर्स्ट एंड ओनली ट्रीटी, है ना, कोई दूसरा ट्रीटी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी यही है ना। ट्रीटी ऑफ सुगौली कब साइन किया गया, 1816 में हम साइन कर लिया हमने। और साइन करने के साथ क्या हुआ, नेपाल ने क्या क्या हार गया, नेपाल की टेरिटरी थी ये, कभी सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल रीजन और वेस्टर्न तराई जो हमारा एरिया है हिल्स के नीचे, और करीबन नेपाल का 1/3 पार्ट ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया, 1/3 ऑफ टेरिटरी ऑफ नेपाल का ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल रीजन है हमारा उत्तराखंड का, और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा रीजन है, इसका 1/3 ऑफ पार्ट नेपाल का हमने अंग्रेजों ने ले लिया। और रिवर जो काली नदी थी जो बहती थी, इसको बॉर्डर बना दिया गया है, किसका, इंडिया और नेपाल का। यहाँ देखो रिवर काली, वेस्टर्न बॉर्डर डिफाइन हो गया किसके बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में। ट्रीटी ऑफ बसई और ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ये दोनों मराठा किंगडम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। जो पहला हुआ था 1802 में 31 दिसंबर को पेशवा के बीच में, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये ध्यान रखिएगा, और लॉर्ड वेस्ले के बीच में। और ये कब हुआ था, तो जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ना, सेकेंड यानी दूसरा मराठा वॉर जब लड़ा गया 1803 से लेकर 1805 में, उसके दौरान जब सेकेंड खत्म हुआ तब जाके ये ट्रीटी साइन होती है। और ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 में साइन किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा कॉन्फेडरेसी के बीच में, ठीक है। तो उस समय जो लीड कर रहा था ब्रिटिशर्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो मराठा की तरफ से थे वो थे महादजी शिंदे, जो मराठा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरह से हमने चारों को डिस्कस कर लिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, सुगौली, बसई, सालाबाई, चारों हमारा डिस्कस हो गया 1 by 1। अब ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है ना कि मैं साथ ही साथ देखो हर एक आंसर्स को भी डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ, ताकि आपका हिस्ट्री डिवीजन हो। और आपने अगर इतना भी कर लिया ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। फिर से मैं आपको बता दूं, ये भी लगता है बिहार का यूनिवर्सल क्वेश्चंस हो गया है। जैसे महात्मा गांधी जी की जान किसने बचाई, किसने इन्वाइट किया, और बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की। मॉडर्न में ये 3 क्वेश्चंस यूनिवर्सल है। और उसी तरह से अगर आप चलेंगे एंसेंट वाले पार्ट में, तो राजगीर, पाटलिपुत्र, मगधा की राजधानी कब थी, कब शिफ्ट हुई, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो 1632 याद कर लो, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना हंगर स्ट्राइक कब किया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फर्स्ट यूज ऑफ महात्मा गांधी, तो याद रखिएगा अहमदाबाद जब स्ट्राइक हुई थी 1918 में, तब महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, है ना। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, ये भी यूनिवर्सल क्वेश्चन है बिहार का। यानी कि देखो आप अगर काउंट करो तो 4-5 क्वेश्चंस पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ आप, और देखना कि 5-6 क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा को, है ना। हालांकि याद रखिएगा बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए थे,
सबसे कम दिन के लिए, फिर उसके बाद दोबारा इनको फिर चुन लिया गया था, है ना। चंपारण मूवमेंट अगेन हमेशा से मैंने क्या बताया आपको, 10th क्लास बच्चे, 10th क्लास का नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका आधा से ज़्यादा मॉडर्न का क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने 12 का पढ़ लिया मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप स्पेक्ट्रम नहीं भी पढ़ा है आपने, तो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, है ना। तो क्या था क्वेश्चन, हम देखते हैं चंपारण मूवमेंट के बारे में कि मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कौन सा स्टेप लिया था, ठीक है। तो क्या महात्मा गांधी को गवर्नर बना दिया गया था चंपारण का, तो नहीं, गलत बात है ये। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, इम्पोज मार्शल लॉ इन द रीजन्स, ये भी नहीं हुआ था। इंस्टीट्यूटेड द चंपारण अग्रेरियन कमेटी, बस ये हुआ था, ठीक है, इंडिगो से बचाने के लिए। और डिक्लेयर्ड चंपारण एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महात्मा गांधी, ठीक है, सिर्फ कमेटी सेटअप हुई थी, ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, कि भाई आप पीजेंट से ज़बरदस्ती खेती करवा रहे हैं, उसके ना चाहते हुए ज़बरदस्ती खेती करवा रहे हैं, खेत बर्बाद कर रहे हैं, टैक्सेस वसूल रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो बस एक एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी चंपारण में। चलो मैच करते हैं सर्वे। अभी इसका याद रखिएगा, प्रॉपर बुक्स मॉडर्न का, जिस तरह से अगर आपने मेरा एंसेंट का वीडियो देखा होगा, एंसेंट में मैंने आपको सारे एंसेंट और मिडाइवल टाइम के जो पॉपुलर बुक्स और उसके ऑथर्स पूछे जाते हैं, जिसमें कालिदास, विशाखा दत्ता, हाला, ठीक है ना, उसके बाद अमोघ वर्षा, हरिसेना, बाणभट्ट, ठीक है, तो उनके सारे मैंने लिस्ट दे दिए हैं। अगर आप वो लिस्ट कवर कर लेंगे ना, आपका यूपीएससी में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर बुक्स का क्वेश्चन आया था, और ना ही बीपीएससी में। उसी तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, बुक्स और इसके ऑथर के बारे में, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अभी वैसे मैं मैच कर देता हूँ, इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधि सभा, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चंस, 1 2 3 4 2, तत्वबोधि सभा देवेंद्रनाथ टैगोर कहाँ गए, ये रहा फर्स्ट पे, और अमितीय सभा राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंबाबाई, यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा, कर्नाटका से लीड कर रही थी, ठीक है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशंस, है ना, कैबिनेट मिशंस के मेंबर्स कौन नहीं थे। जब भारत में कैबिनेट मिशंस फाइनली पास किया गया कि जाओ भारत को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दो, अपनी एक गवर्नमेंट सेटअप करके आओ, देखो क्या प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तो कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में फाइनली। तो कौन कौन से लोग आए थे, ये क्वेश्चंस यूपीएससी में भी हॉट टॉपिक है। यूपीएससी भी मेरे ख्याल से मल्टीपल टाइम घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चंस को पूछ रखा है, ठीक है। तो लॉरेंस थे, है ना, उसके बाद क्रिप्स, जो कि इसमें नाम नहीं है, और अलेक्जेंडर, और तीसरा जो है क्रिप्स थे, यानी कि एंड्रयू जो थे वो इसके मेंबर्स नहीं थे। और ये जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था बच्चे, इसको किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए भेजा गया था कि पावर का ट्रांसफर जो करना था ना ब्रिटिशर से इंडियन हाथ में, क्योंकि फाइनली तो बात हो गई थी कि ठीक है इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए, इंडिया को अपनी गवर्नेंस दे दी जाए, अपनी हाल पे हम इसको सौंप देते हैं अपनी कंट्री, एक हम फ्रेमवर्क दे देते हैं ताकि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है इसका अग्रीमेंट का, कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, कि अपना एग्रीमेंट इंडियन लीडर्स के बीच में साइन कराए कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसके थ्रू वो रूल करे, है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना कैसे करेंगे आप, उसके लिए एक फॉर्मुलेट, एक आइडियाज़, और उसके बाद आपके जो इंडियन पार्टी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो कैबिनेट मिशंस जब आया था तो कौन कौन से मेंबर्स थे, ये मेंबर्स वाले पार्ट यूपीएससी भी बार बार पूछता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वल्व थ्योरी। देखो ये सेफ्टी वल्व थ्योरी लाला लाजपत राय जी ने दिया था, लाला लाजपत राय, LLR लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लाल बाल पाल, बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में आपने, है ना, लाल बाल और पाल, ये तीन नाम, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और, ठीक है, विपिन चंद्र पाल के बारे में। तो क्वेश्चन था सेफ्टी वल्व थ्योरी किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने, है ना। इसी थ्योरी के थ्रू कांग्रेस का भी जन्म हुआ है, याद रखिएगा। और सबसे पहले ये जो सेफ्टी वल्व थ्योरी था ना, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले एओ ह्यूम थे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, एओ ह्यूम ने, बिफोर द मेकिंग ऑफ द कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशंस, इस पर भी मैं सेपरेट आपको एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। आईएनसी पे मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि ये टॉपिक हमारा होने वाला है, ठीक है, और ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है,
इस टॉपिक में मैंने जो आपको सेलेक्टेड टॉपिक बताया जिसमें से कि ये भी टॉपिक था आपका, तो इस पर भी मैं बताऊंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत कैसे होती है, जो मेन ठीक है इनके जो सेशंस हुए थे, उनके लाहौर सेशन हो गया, कलकत्ता है, सूरत है, बंगाल सेशन है, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लखनऊ का जो सेशन था तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सॉरी रिजोल्यूशंस। तो रिलेटेड तो इसमें देखो एक फंडामेंटल राइट्स है ना, 1931 में जब लाहौर सेशन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने कसम खाई थी, कहाँ गया ये रहा, कराची सेशंस, कराची में जो सेशन हुआ था 1931 में, इसमें फंडामेंटल राइट की बात की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट 68th बीपीएससी का क्वेश्चन है, 68th बीपीएससी से लेके टिल द 52nd और 48 लास्ट हम चलते हैं 48 तक, ये चीज़ें हम अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और इसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आज मैंने 69 का किया था उस तरह से मैं यहाँ से करूँगा। और फिर आपको देखो अभी भी आपने पीछे देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना 2-4 चैप्टर से ही रिलेटेड थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं खींच के 2-4 चैप्टर से ही पूरे के पूरे, यानी 69th में नेशनल मूवमेंट वाला जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट था। दूसरी कौन सी चैप्टर थी हमारी, ठीक है, थोड़ी सी पॉलिसी को लेके है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अंग्रेजों के टाइम में और लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, इस पे क्वेश्चंस था। अगर आप एनालिसिस किया होगा आपने तो जो हमारा अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस है नेशनलिज्म हो गया, पॉलिसी हो गया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर, है ना, इसी 4-5 कॉमन टॉपिक पे पूरी की पूरी जो है हमारी 69th बीपीएससी डिपेंड थी। तो इसी तरह से जब हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बाकी जो हमारे बचे हुए पार्ट्स हैं 68 से लेके हम चलेंगे 42nd तक, 48 तक चलेंगे। तो जब हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमें ये सब टॉपिक करना है, तो एक आइडियाज़ लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट, इससे पहले वाले लेक्चर्स में, कि मैं आपके लिए ऑलरेडी टॉपिक निकाल चुका हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। गिन के 6 से 8 टॉपिक है जिसे हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर, यानी कि मैं आपको विद इन अ वीक पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाने की कोशिश करूंगा। बिफोर द एग्जाम्स आपसे वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए, और पीवाईक्यू एनालिसिस तो मैं करवा रहा हूं आपको। पीवाईक्यू रामबाण माना जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आपने किसी भी एग्जाम्स में पीवाईक्यू देख के जाएंगे, उसको रिवीजन करके जाएंगे, तो क्वेश्चंस कहाँ से निकलेगा, वहीं से, उसके आगे क्या ही पूछ लेंगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चंस पे मैंने आपको सारे आंसर्स के फैक्ट बता दिया है, एक क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस थे मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेम होगा उसी के किसी बीच से होगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, आपका कंप्लीट हो गया हिस्ट्री, आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के बच्चों के साथ, और जो भी आपके नोन में स्टूडेंट है जो बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको हमारे क्लास का लोकेशंस, नंबर, मेल मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगा, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं।